जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमती शकुंतला जी। सम्माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा राजस्थान सरकार की कार्यशैली, प्रदेश में जो नवाचार विकास की नई धारा किस प्रकार से चल रही है, वो संक्षिप्त रूप में महामहिम ने प्रस्तुत की, जो सराहनीय है। राजस्थान सरकार के सामने एक सबसे बड़ी महामारी के रूप में जो कोरोना फैला, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में, गांवों में, शहरों में एक तरह से एक मौत का डर मंडरा रहा था। और ऐसी विकट परिस्थितियों में विकास का पहिया राजस्थान में रुका नहीं एक भी दिन। चिकित्सा सुविधा, कोरोना प्रबंधन, राजस्थान देश और दुनिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। कोई भूखा ना सोएगा, जो संकल्प था राजस्थान सरकार का, और ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, मजदूर के लिए हो, जो राहगीर चल रहे हैं उसके लिए हो, तो ये सुशासन राजस्थान की सरकार का है। सुशासन उसे कहते हैं जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के आधार पे शासन चलता है, उसे सुशासन कहते हैं। बाकी कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने लाखों मजदूर कौन कौन से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं और वो किस तरीके से वहां पर रहेंगे। कंपनियां बंद हो गई। घोषणा तो कितने लाखों करोड़ों की देश के प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन टीवी पे आकर के बहुत बड़ी घोषणा की कि सभी के घर में पैसा पहुंचेगा, मजदूर कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन 1 रुपया भी आज तक उस लाखों करोड़ों की घोषणा से पहुंचा नहीं, भारत के किसी देश के कोने में नहीं पहुंचा। सिर्फ घोषणा थी, मन की बात थी। एक बार मन की बात प्रधानमंत्री महोदय सड़क पे चल रहे मजदूरों से भी कर लेते, लेकिन नहीं। वो कष्ट सहन कर रहे थे। सारे डाटास होते हैं। क्यों नहीं उस घोषणा के पैसे में से उन कंपनी के मजदूरों को पैसा डाल देते, लेकिन नहीं, पता नहीं कहां गया। ऐसा नहीं हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करते तो पलायन की नौबत नहीं आती। लेकिन राजस्थान सरकार की व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रबंधन, जो मजदूर जहां था, राजस्थान के किसी भी कोने में था, या सड़क पे था, या गांव के पास था, उसकी पूरी व्यवस्था की। चाहे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, बीडीओ हो, एसएचओ, एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम, सभी को साझेदारी से जिम्मेदारी दी गई। और खुद मुख्यमंत्री महोदय भी वीसी के जरिए रेगुलर पूरे कोरोना समय में सभी से जुड़े रहे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भी बात की। उन्होंने जाना कि कौन सी व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। चाहे मजदूर के लिए यातायात की व्यवस्था हो, सबसे पहले राजस्थान में
पूरे भारत देश में ये व्यवस्था राजस्थान में हुई कि उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना और भोजन के साथ में किस तरीके से उनकी व्यवस्था की है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हुई। इंदिरा रसोई योजना हो, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास, जन संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, कोई भी योजना आई हो, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया, आम जन तक पहुंचाने का काम किया। यहां तक गांव और ढाणी में सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक गोलियां और काढ़े भी वितरित किए गए। पीपी किट्स हो और आइसोलेट बेड के लिए सभी जगह शहरों में, कस्बों में व्यवस्थाएं की गई। इंजेक्शन, प्लाज्मा थेरेपी हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने सराहनीय की। और सबसे बड़ी सराहनीय जो व्यवस्था थी, ये राजस्थान सरकार की सोच थी कि कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना कर्मचारियों के लिए एक ये हृदय में जगह थी, इसीलिए ऐसी व्यवस्था हुई। मास्क अनिवार्य करना हो, जन चेतना अभियान चलाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज भर्ती किए। जहां कमी थी सभी जगह को पर डॉक्टर लगाए और निरोगी राजस्थान का अभियान जो चलाया वो शुरू किया। राजस्थान में सराहनीय काम हुआ, जहां पर कि एक बोरिंग करने के लिए 6-6 महीने लगते थे, परमिशन नहीं मिलती थी, एनओसी नहीं मिलती थी डार्क जोन की वजह से। वो सारी बंदिशें हटाई। ये राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लिए सराहनीय काम है। किसानों के लिए, चाहे टिड्डी दल जब आया तो बेहतरीन व्यवस्था राजस्थान में हुई, चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, सिलोक्योसिस के लिए परिवारों को पालनहार योजना से जोड़ना हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सभी जातियों को, बच्चों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित करना हो, बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, माँबाड़ी केंद्रों का संचालन किया गया हो, कुसुम योजना हो, मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में गांव और ढाणी में जाकर के लाभान्वित किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया। चाहे चारागाह विकास योजना हो, मॉडल तालाब, खेल मैदान हो, शमशान की व्यवस्था, उसको कब्रिस्तान हो, उन पे नरेगा का काम से पैसा खर्च किया गया। और राज्य में समूहों के जरिए लोन देने का काम किया। राजस्थान की कितनी योजनाएं हैं, चाहे हर गांव, हर ग्राम पंचायत में जो सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, और जो पैनोरमा बनाए गए हैं, चाहे महाराणा कुंभाजी का हो, गोरा बादल का हो, देवनारायण योजना का हो, और उससे भी बड़ी बात, कोरोना काल में जो लोक कलाकार घर बैठ गए थे उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के तहत हजारों बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। ई मित्र ऑनलाइन जो जमाबंदी और ये खातों के लिए परेशान होती थी जनता, उसको ऑनलाइन किया गया। गोवंश संरक्षण के लिए कांजी हाउस बनाए गए, पशु केंद्र खोले गए, ITI कॉलेज खोले गए, और निःशुल्क सभी को जहाँ जहाँ पर जो लोग थे जिनकी मजदूरी बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई, उनको सूखे राशन किट दिए गए। और कोरोना काल के अंदर दिवंगतों की अस्थि विसर्जन हेतु मोक्ष कलश योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया।
कोरोना काल में भी इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर हुई और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पारित किए, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कानून बनाए। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभापति महोदय कानून बना दिए। अगर कानून ही बनाने थे सभापति महोदय ऐसा बनाते, क्योंकि ये हर जगह कहा गया था भाषणों में कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, मेरे भारत देश का किसान संपन्न होगा। तो क्या पूरे भारत देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करते? एक कानून ये बना देते। संपूर्ण भारत देश के किसानों के कृषि के बिजली के बिल माफ कर देते भारत सरकार की तरफ से। कोरोना महामारी को देखते हुए कर देते, किसानों के हितों को देखते हुए कर देते। प्रत्येक किसान के बेटे को एक सरकारी नौकरी देने की योजना बना देते। भारत सरकार नहरों से सारे राज्यों को जोड़ने की योजना बना देते। तो किसान क्यों नहीं नाचता गाता स्वागत करता? किया क्या? कैसा कानून बनाया गया? क्या क्या किया? सबसे पहले देश पर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, रोजगार, महंगाई, काला धन, एक के बदले 10 सर, चीन आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे देश को कहां, कौन सी कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं देश का शीर्ष नेतृत्व। महंगाई कहां पहुंच गई? एक रसोई का गैस का सिलेंडर जो 400 साढ़े 400 रुपए में आता था वो आज दुगनी कीमत पे पहुंच गया। और ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि 7-8 साल का राज है, उसमें है इतना, उसमें डबल रेट है। 7-8 साल में ही दुगनी रेट, 400 से 800-900 पे पहुंच गया सिलेंडर। डीजल पेट्रोल 100 पे पहुंच गया। और ये छोटे से शासन का है। ये देश की जनता के साथ क्या करना चाहती है भारत सरकार? एक के बदले एक कौन सी बहादुरी का सीना? ये ला देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कहां है? ऐसा आज तक 70 साल में कभी नहीं हुआ भारत देश में, कांग्रेस के शासनकाल में, कि कोई इस तरह से इतने किलोमीटर तक भीतर घुस जाए भारत की सीमा में। कभी नहीं हुआ। ऐसे इसी को कहते हैं क्या कि देश को कहां ले जा रहे हैं? कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के साथ ऐसा अन्याय कि अपनी मातृभूमि, ये धोरों वाली धरा को किसी निजी कंपनी को देने जा रहे हैं। वो अपनी फसल मर्जी से नहीं उगा सकेगा। कैसा कानून है? किसके लिए बना रहे हैं ये कानून? कोई मूल्य निर्धारित नहीं, मूल्य भी निर्धारित कंपनियां करेंगी। उस खेत की मिट्टी को भारत देश में गणेश जी मानकर हर शुभ काम में रखा जाता है। उस मिट्टी को निजी व्यक्तियों को दे रहे हैं, कंपनियों को गोदामों में, कि हम कहेंगे वही फसल उगाओगे, हम कहेंगे वही आपको रेट मिलेगी। ये क्या करने जा रहे हैं? कम से कम अपनी मातृभूमि, जिसका शहीद प्राण त्यागते समय मातृभूमि की मिट्टी से तिलक करता है, उस मिट्टी को, उस धरा को देने जा रहे हैं। ऐसा तो मत करो कि स्वामित्व हक किसान का छीन लें। वर्तमान में देश की स्थिति कैसी हो रही है? देश की रीढ़ की हड्डी अन्नदाता, जो इस देश का पालन पोषण करता है, पेट पालता है, पेट भरता है, और वो उस देश के लिए, उस किसान के लिए, उस किसान को वो सड़कों पर बैठा है, उसकी आय दुगनी करने के बजाय उसकी मातृभूमि तो मत छीनो, उसका खेत तो मत छीनो, उसकी शान है। भारत देश के किसान की शान बान उसकी मिट्टी है, उसका खेत है, उसका खलियान है, उसका धोरा है, उसे तो मत छीनो। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई सभापति महोदय। कम से कम उनकी मौत से ही सबक ले लें देश के प्रधानमंत्री महोदय।
लेकिन अपनों के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने भारत देश की जनता के आगे, अपने भारत देश के किसानों के आगे झुकने में कैसी शर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी काल में 2 बार गुर्जर आंदोलन हुआ। दोनों बार क्या मिला? गोलियां मिली और लाशें मिली, लेकिन कोई बात नहीं मानी। वो तो धन्य हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने गोली और लाशें तो बहुत दूर की चीज है, एक लाठी भी नहीं चलने दी और बात मानी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अभी पीडीएफ खाते खोले गए, कानून बनाया, लेकिन सरपंचों को रास नहीं आया तो अपने परिवार के आगे, अपने परिवार की आज्ञा का पालन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मान ली बात। ऐसे प्रधानमंत्री जो नहीं झुक रहे, बीजेपी काल में इस तरह के ये कानून बनाकर इस देश को कौन से कोने में ले जा रहे हैं, कौन सी गर्त में ले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय। मन की बात करते हैं, एक बार बैठे हुए किसान से मन की बात कर लो, एक बार बैठी हुई महिला से बात कर लो कि आप क्या चाहते हो, और वो करें तो धन्यवाद। ये तो धन्य है देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वामित्व का अधिकार दिया। कम से कम पिछली देखते हुए हरित क्रांति हो, पंचायत राज हो, वोट देने का अधिकार हो, कोई भी एक एक काम उठा करके गिन लें, और आपके 7-8 साल के कोई एक योजना तो ऐसी गिना दो जिससे कि आमजन को फायदा मिला हो। लेकिन नहीं, राजस्थान की सरकार ने सुव्यवस्था प्रबंधन और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में एक बेमिसाल सरकार, जिसका कि उदाहरण पूरी देश और दुनिया में दिया जा रहा है, वो राजस्थान की सरकार है। वो भारत देश में राजस्थान की सरकार है। बात करते हैं, राहुल जी आ रहे हैं, राहुल बाबा आ रहे हैं, आप हो तो ना। ऐसा है, आप सुनने के लिए हैं, नाम लेते हैं। राहुल जी आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अरे आपको पूछ कर जाएंगे क्या? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ये राजस्थान में सुव्यवस्था है इसलिए आ रहे हैं। वो अपने मन से, जो मन की भावना होती है, उसको प्रकट करते हैं। राजनीति करने के लिए आंसू नहीं बहाते, भाषण देने के लिए आंसू नहीं बहाते, खोखली घोषणाएं नहीं करते। अरे आप तो अगर कोई राम का भी नाम ले रहा है तो कह रहे अरे अरे तुम राम का नाम क्यों ले रहे हो, राम का नाम क्यों ले रहे हो, राम तो वहां बैठे हैं। अरे ऐसी जगह है क्या? संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हवा नहीं हो, ऐसा कोई हृदय नहीं इस संसार में जहां राम नहीं हो। कोई खुदा कहे, कोई यीशु कहे, कोई गुरुदेव कहे, ऐसा कोई जहान नहीं जहां राम नहीं हो। क्यों? आप क्यों उसको ले रहे हो? ये बपोती नहीं है, ये कोई एक आदमी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसा है, कपिल सिब्बल साहब को क्या बताएं, तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा, यहां बैठोगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे? आप अपने आप को बुद्धिमान कहते हो। पिछले शासनकाल में कौन से न्यू कांड, नए नए कांड होते थे। 7 दिन में अलवर में 8-8 गोली कांड होते थे। ये आपको समझने की जरूरत है, आपके देश के शीर्ष नेतृत्व को समझने की जरूरत है, देश के प्रधानमंत्री महोदय को समझने की जरूरत है कि कम से कम वो देश के नागरिक, आम नागरिक, किसान के हित की बात करें और राजनीति के लिए आंसू नहीं, कम से कम एक बार तो बात कर ले। वो क्यों नहीं करते? एक बार किसान से बात करें, टीवी के जरिए करें, रेडियो के जरिए करें, बुलाकर करें, लेकिन नहीं, इतना मादा नहीं है।
56 इंच में इतना मादा नहीं है कि किसान को बुलाकर बात कर लें। इतने निर्दयी कहां है ये? देशभक्ति कहां झलकती है? सिर्फ और सिर्फ भाषण में देशभक्ति झलकती है, भाषण में आंसू झलकते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए कोई आंसू नहीं, कोई भक्ति नहीं, देशभक्ति किसके लिए? ऐसा एक काम गिना दो। अलवर में एक मीटिंग हुई थी जहां भारत सरकार के भी एक मंत्री थे पिछले काल में, तो उनसे कहा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार की कोई 3 योजना बता दीजिए। पूरे मेन फ्रंट पे छपा, कोई भी जनता के लाभ की एक भी योजना वो नहीं बता पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? पेपर में छपा 12 जून के में। तो आपके काल की तो ये सारी घटनाएं जो है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नोटबंदी है, किसानों पर अत्याचार है, ये सारी जो है आपके 7 साल का कार्यकाल है। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो बहुत सराहनीय है। राजस्थान सरकार 2 साल में एक विकास की गति का पहिया जो चल पड़ा है, ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। राम राम साहब। ज्ञानचंद पारख जी। माननीय सभापति महोदय,